नमस्कार दोस्तों, स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल टॉप ट्रेंडिंग जीके में। दोस्तों, रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम स्टार्ट होने ही वाला है। इससे पहले कार्य और ऊर्जा के अपन पूरे चैप्टर के 99 क्वेश्चंस देखेंगे, जो लेटेस्ट रेलवे ग्रुप डी में जो लास्ट नवंबर 2025 से फरवरी 2026 में एग्जाम हुआ है, उसमें ये सारे सवाल पूछे गए हैं। तो हम जो एनसीईआरटी के 27 चैप्टर वाइज सीरीज कर रहे हैं, उसका डे 18 है। काफी कंटेंट यहाँ पर ऑलरेडी कवर हो चुका है। प्लेलिस्ट की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नहीं देखा तो चेकआउट कर लेना। बाकी पूरी ई बुक जिसमें ये सभी 27 चैप्टर है, आप हमारी वेबसाइट और ऐप से डाउनलोड कर सकते हो, जिसमें सभी क्वेश्चंस एनसीईआरटी के 27 चैप्टर वाइज विद डिटेल्ड एक्स्ट्रा फैक्ट आपको मिल जाएंगे। इस हेतु कूपन कोड आप टी ग्राम 25 यूज करना, मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। इसी टाइप से लेटेस्ट रेलवे एग्जाम्स के एलपी जेई टेक्नीशियन के भी आपको पेपर मिल जाएंगे, जो 2026 में हुए फरवरी के बाद। क्योंकि सेम सिलेबस है, सेम 10th स्टैंडर्ड के सवाल पूछे जा रहे हैं, इसलिए सारे सवाल इंपोर्टेंट हो जाते हैं। बाकी आगे बढ़े उससे पहले मैं आपको बता दूं, यदि आप मॉक टेस्ट नहीं लगा रहे हो, कहीं ना कहीं आपकी तैयारी अधूरी है। 50% तैयारी मॉक टेस्ट से, प्रैक्टिस से होती है। वो भी आपको प्रीवियस ईयर के पेपर एज ए मॉक टेस्ट मिल जाएंगे। जैसे ग्रुप डी के 2026 में एग्जाम हुए ना, उनके सारे सेट्स मॉक में अवेलेबल है। एक बार पास ले लिया ना, यहाँ पर ध्यान देना, टीटीजी के कूपन कोड आपको ये डिस्काउंट तभी मिलेगा जब आप न्यू यूजर रहेंगे। नए मोबाइल से रजिस्टर करके ये कूपन कोड अप्लाई करना। एक ही साथ 800 प्लस एग्जाम्स के मॉक टेस्ट यहाँ पर अवेलेबल हो जाते हैं टेक्स्ट बुक पर। चाहे एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हो, ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हो, सारे एग्जाम्स के प्रीवियस ईयर के पेपर मिल जाएंगे, लेटेस्ट एग्जाम्स के मिल जाएंगे, चैप्टर वाइज सेक्शनल फुल टेस्ट सब कुछ अवेलेबल यहाँ पर हो जाता है। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टीटीजी के कूपन कोड से चेकआउट कीजिए। तो चलिए यहाँ पर इस चैप्टर की शुरुआत करते हैं। क्लास 9 का चैप्टर कार्य और ऊर्जा, 99 क्वेश्चन। तो इस चैप्टर का पहला सवाल आपके समक्ष, निम्नलिखित में से कौन सा कथन स्थितिज ऊर्जा के बारे में सत्य है? ये केवल द्रव्यमान पर निर्भर करती है। जो स्थितिज ऊर्जा होती है, पोटेंशियल एनर्जी mgh, क्या केवल द्रव्यमान पर डिपेंड करती है? द्रव्यमान के साथ में गुरुत्वीय त्वरण भी है, उसकी हाइट भी है, तो केवल द्रव्यमान पर डिपेंड करती है, ये कहना गलत है। आपको पूछा सत्य स्टेटमेंट। इसे गतिज ऊर्जा में परिवर्तित नहीं किया जा सकता। ऊर्जा का तो रूपांतरण हो सकता है ना, गतिज ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा में और स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा में कन्वर्ट हो सकती है, ये बात भी गलत हो जाएगी। भूमि तल पर ये सदैव शून्य होती है, ऐसा नहीं है। रेफरेंस बिंदु पर डिपेंड करता है। यदि रेफरेंस बिंदु खुद भूमि तल हुआ, उस केस में हाइट आपकी शून्य हो जाएगी। जहां से आप हाइट मेजर कर रहे हो ना, वो बिंदु कौन सा है? मेजर आप भूमि तल से कर रहे हो, रेफरेंस बिंदु भी भूमि तल ले रहे हो, तो हाइट तो शून्य हो जाएगी। भूमि तल से नीचे आप मेजर कर रहे हो, समुद्र तल वगैरह से, उस केस में रेफरेंस बिंदु अलग होगा, तो वो सदैव शून्य होना जरूरी नहीं है। तो देखा जाएगा कि संदर्भ बिंदु कौन सा है। तो ये स्टेटमेंट भी अधूरा है, आधा सत्य है। भूमि तल यदि खुद रेफरेंस बिंदु है तो स्थितिज ऊर्जा शून्य होगी, सदैव नहीं होगी। स्थितिज ऊर्जा भूमि तल के अलावा यदि रेफरेंस बिंदु होता है तो शून्य नहीं होगी। ये संदर्भ बिंदु के आधार पर ऋणात्मक हो सकती है। बिल्कुल, रेफरेंस बिंदु के नीचे ऋणात्मक, ऊपर धनात्मक है, और रेफरेंस बिंदु पर शून्य होगी स्थितिज ऊर्जा। तो डिपेंड करती है कि आप हाइट कहां से मेजर कर रहे हो, वो रेफरेंस बिंदु पर निर्भर रहता है कि ऋणात्मक होगी, धनात्मक होगी, शून्य होगी। तो ये वाला स्टेटमेंट आपका विकल्प डी करेक्ट है। पोटेंशियल एनर्जी बराबर mgh है, और संदर्भ बिंदु यहां पर ये निर्धारित करता है कि स्थितिज ऊर्जा की स्थिति क्या रहने वाली है। ऋणात्मक होगी यदि वस्तु रेफरेंस बिंदु से नीचे स्थित हो। नेक्स्ट आपका सवाल है, 20 केजी द्रव्यमान पर लगने वाला एक निश्चित बल उसके वेग को 5 मीटर पर सेकेंड से 2 मीटर पर सेकेंड में बदल देता है। तो ये बल क्या कर रहा है? वेग को घटा रहा है, मंदन का यहाँ पर कार्य हो रहा है, धीरे धीरे रुक रहे हैं। तो विपरीत दिशा में बल लग रहा है, तभी तो रुकेगा। इस बल द्वारा किए गए कार्य की गणना, अब विपरीत दिशा में बल है तो नेगेटिव में आपका कार्य होगा। अब आपको मैं बता दूं, तो कार्य ऊर्जा प्रमेय क्या कहता है कि किसी वस्तु पर किया गया कार्य उसकी गतिज ऊर्जा में हुए परिवर्तन के बराबर होगा। आपने वस्तु की गतिज ऊर्जा है उसको ज्यादा थी तो कम किया है, तो कम कैसे हुई? आपने कार्य किया तभी तो गतिज ऊर्जा कम हुई। जितनी गतिज ऊर्जा कम हुई वही तो किया गया कार्य है। तो किया गया कार्य हमेशा गतिज ऊर्जा के परिवर्तन के बराबर होगा। यानी यहाँ पर गतिज ऊर्जा पहले थी हाफ, पहले अलग आपका mv² था, अभी mu² हो गया है। तो इन दोनों का नेगेटिव करेंगे तो हाफ mv² माइनस u², ये किए गए कार्य के बराबर होगा। अब आपको सवाल में दे रखा है फिक्स 20 किलोग्राम दे रखा है, ऐसा यूनिट है। प्रारंभिक वेग था 5 मीटर है और अंतिम वेग कर दिया 2 मीटर है। यानी v² आपका अंतिम वेग है, ठीक है, u² प्रारंभिक वेग है। तो पहले वेग ज्यादा था और लास्ट में वेग कम हो गया,
तो अंतिम वेग को पहले लिखना है, ठीक है। तो 1/2 गुणा m आपका 20 हो जाएगा, v स्क्वायर में 2 का स्क्वायर माइनस u स्क्वायर में 5 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर आपका 4, 5 का 25, 4 माइनस 25 माइनस 21 मल्टीप्लाई 1/2 गुणा 20 करेंगे तो यह 10 आ जाएगा, तो माइनस 210 जूल आ जाएगी आपकी किया गया कार्य, जो गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के इक्वल होगा। यही कार्य ऊर्जा प्रमेय कहता है। 150 किलोग्राम द्रव्यमान वाली एक कार 36 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है। इसकी चाल को 72 किलोमीटर प्रति घंटा तक बढ़ाने के लिए आवश्यक कार्य। अब आप वेग बढ़ा रहे हो, 36 से 72 कर रहे हो, उस केस में देखिए ये केजी है ना, ये ऐसा यूनिट है, लेकिन किलोमीटर और घंटा ऐसा ही नहीं है। मीटर आपका ऐसा ही है और उसके बाद सेकंड आपका ऐसा ही है, इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब वेग आप बढ़ा रहे हो तो गतिज ऊर्जा में परिवर्तन होगा, और गतिज ऊर्जा में हुआ परिवर्तन ही किए गए कार्य के इक्वल होगा। गतिज आपका जो कार्य ऊर्जा प्रमेय है, इस सेम फॉर्मूले से आपका आंसर हो जाएगा। किया गया कार्य जो आएगा 1/2 m v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। v आपका ज्यादा है क्योंकि 72 है। अब किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है, तो 72 को आप देखिए मीटर पर सेकंड छोटा तो 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे, और इधर 36 को आप 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये शुरुआती वेग है तो इसे u कहूंगा, ये आपका अंतिम वेग है तो इसे v कहूंगा। ये 2 से हो जाएगा तो 10 मीटर पर सेकंड हो जाएगा, ये आपके 4 से और 20 मीटर पर सेकंड। तो यहां से आप कहेंगे 1/2 गुणा 150 किलोग्राम है, m के स्थान पर 150 गुणा v स्क्वायर का मतलब ये हुआ अंतिम वेग आपका 20 का स्क्वायर माइनस 10 का स्क्वायर। इसको आगे आप सॉल्व करेंगे तो 150 मल्टीप्लाई 20 का स्क्वायर 400 होता है और 10 का स्क्वायर 100 होता है, तो 1/2 गुणा 150 गुणा यहाँ पर 300, यहाँ पर भी आपका 150 है। अब 15 गुणा 15 225 होता है और डबल जीरो, तो 22,500 और ये जूल, 22,500 जूल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऐसा यूनिट में कन्वर्ट करेंगे तो आंसर भी जूल दे रखा है ऐसा यूनिट में, इसलिए अपने मीटर पर सेकंड में इसको कन्वर्ट किया। नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल। 60 किलोमीटर प्रति घंटा के वेग से चलती हुई 1500 किलोग्राम द्रव्यमान की कार को विराम अवस्था में लाने के लिए, अब आप विराम अवस्था का मतलब रोक रहे हो, अंतिम वेग आप शून्य कर रहे हो। u बराबर आपको दे रखा 60 किलोमीटर प्रति घंटा, तो इसको मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से आप गुणा करेंगे, तो यहाँ पर पॉइंट में आंसर आएगा, क्योंकि 6 से आप भाग देंगे तो इधर 10 हो जाएगा और इधर देंगे 3 हो जाएगा, तो ये 50/3 हो जाएगा। अब देखिएगा मीटर पर सेकंड, और m आपको दे रखा है 1500, ठीक है, किलोग्राम। अब विराम अवस्था यानी अंतिम वेग आपको शून्य करना है, 0 मीटर पर सेकंड, तो कार्य कितना होगा? कार्य आपका होगा 1/2 m आपका है 1500 v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, v स्क्वायर का मतलब है 0 का स्क्वायर 0 ही होगा, माइनस u स्क्वायर यानी 50/3 का आप स्क्वायर करेंगे, ठीक है, तो ये चीज आएगी। इसको आगे फर्दर आप हल करेंगे गुणा, अब ये 0 में से माइनस करेंगे तो माइनस ही रहेगा, और 50 का स्क्वायर ये आपका हो जाएगा 2500/9 हो जाएगा। इसको आगे हल करेंगे, 1500 का 2 से आप कट करेंगे तो ये आ जाएगा आपके 750, तो 750 को 3 से भाग देंगे तो आ जाएगा आपके 250, क्योंकि 3 से यहां पर भी कट हो जाएगा, 3 आ जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा 7 अब नहीं आएगा, 250 गुणा 2500 भाग 3। अब देखिए 25 और 25 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 625 हो जाएगा, ठीक है, 625, और 0 आपके हो जाएगा 3, 1 2 3। अब इसको 3 से भाग देंगे तो 625 में आप 3 से भाग देते हो तो इसका आंसर आएगा 208333 ऐसे कुछ आएगा। अब यहां से इसको आप स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना चाहते हो तो दशमलव यहां पर आगे लेके आएंगे 2 के पास, तो कितना स्थान आगे आया 1 2 3 4 5, तो 2.08 गुणा 10 की घात 5, ये आपका आंसर हो जाएगा जूल में। तो लगभग आपका इसमें ऑप्शन ये दे रखा है, ध्यान देना ये नेगेटिव में होगा किया गया कार्य। परिमाण पूछे तो आपका पॉजिटिव, हालांकि आंसर सभी पॉजिटिव में ही है, क्योंकि आप इसको विराम अवस्था में लेके आ रहे हो तो आपको विपरीत दिशा में बल लगाना पड़ेगा। नेक्स्ट देखते हैं, कार्य ऊर्जा प्रमेय के अनुसार किसी पिंड पर किया गया कुल कार्य किसके बराबर होगा? तो
गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर, पिंड की गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर किया गया कार्य होगा। ये ऑलरेडी ऊपर अपन डिस्कस कर चुके हैं। यदि प्रमेय संरक्षित और असंरक्षित दोनों प्रकार के बलों के लिए मान्य है। यदि किया गया कार्य धनात्मक है तो गतिज ऊर्जा बढ़ती है, और किया गया कार्य ऋणात्मक है तो फिर गतिज ऊर्जा कम होती है, क्योंकि अंतिम वेग वहां पर कम हो रहा है। नेक्स्ट देखते हैं, जब हम किसी गुब्बारे को दबाते हैं जिससे उसकी आकृति बदल जाती है गुब्बारा दबाने पर। जब हम किसी खिलौना कार के अंदर स्प्रिंग को घुमाते हैं तो उसके द्वारा अर्जित स्थितिज ऊर्जा वस्तु के विन्यास स्थिति में परिवर्तन के कारण हो रही। वहां पर विन्यास आप चेंज कर रहे हो, आकृति चेंज कर रहे हो, उसके कारण उसमें संचित हो रही ऊर्जा। तो किसी वस्तु के आकार, आकृति, स्थिति, इन्हें विन्यास कहते हैं। इसमें परिवर्तन करेंगे तो उसमें ऊर्जा संचित होगी, स्टोर होगी। इसे प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। विन्यास में परिवर्तन ही वो मुख्य कारक है जो स्प्रिंग या गुब्बारे में ऊर्जा संचित करता है, स्टोर करता है, क्योंकि उसका अपना स्ट्रक्चर, आकार, आकृति, स्थिति चेंज कर दी है। स्प्रिंग को खींचने या दबाने पर किया गया कार्य उसमें स्थितिज ऊर्जा के रूप में स्टोर हो जाता है। जब वापस आप स्प्रिंग से बाहरी बल हटाते हो या फिर किसी खिलौने को प्रेस करके बाह्य बल हटाते हो तो वस्तु अपनी मूल विन्यास में लौटने का प्रयास करती है, और वही संचित ऊर्जा फिर कार्य में बदलती है। और क्योंकि जो ऊर्जा आपने संचित की स्प्रिंग घुमाकर, उसके बाद वो ऊर्जा स्टोर होकर वापस मूल स्थिति में आएगी तो कार्य करेगी, तभी तो आएगी ना, तभी वो कार्य में कन्वर्ट हो रही है। स्थितिज ऊर्जा केवल ऊंचाई तक सीमित नहीं है, ये वस्तु की बनावट यानी उसके विन्यास के बदलाव में भी उत्पन्न होती है। निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक ऊर्जा के ऊष्मा ऊर्जा में रूपांतरण का सर्वोत्तम उदाहरण है? रासायनिक ऊर्जा ऊष्मा ऊर्जा में बदल रही है। तो ऊष्मा यानी यहाँ पर लकड़ी को आप जलाएंगे तो लकड़ी में रासायनिक ऊर्जा है, जलाने पर ऊष्मा ऊर्जा में कन्वर्ट हो रही है। तो लकड़ी के जलने की प्रक्रिया एक रासायनिक अभिक्रिया है, जिसे आप दहन कहेंगे। जलाना किसी को दहन होता है। इसमें लकड़ी के अणुओं के रासायनिक बंधों में संचित ऊर्जा, तो रासायनिक में जो संचित ऊर्जा है वो अभी ऊष्मा और प्रकाश के रूप में मुक्त हो रही है। ऑप्शन में आपके दे रखा विद्युत मोटर का, तो विद्युत मोटर में क्या होता है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदला जाता है। बैटरी रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलती है। सौर कुकर, सौर विकिरण है, इसको ऊष्मा ऊर्जा में कन्वर्ट करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, गतिज ऊर्जा के संबंध में कौन सा स्टेटमेंट सत्य नहीं है? गतिज ऊर्जा ये एक अदिश राशि, ये तो सही बात है। गतिज ऊर्जा की कोई दिशा नहीं होती, अदिश राशि है। ये गति की दिशा पर निर्भर करती है। ये गलत स्टेटमेंट है। गति की दिशा पर गतिज ऊर्जा निर्भर नहीं करती, क्योंकि आप गतिज ऊर्जा देखेंगे हाफ एम वी स्क्वायर। अब गति कैसे ही करो, पॉजिटिव नेगेटिव साइड है, वी स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होगा, क्योंकि माइनस का स्क्वायर करेंगे तो उत्तर तो प्लस में ही आएगा ना। तो वी स्क्वायर भले ही नेगेटिव हो, लेकिन हाफ एम वी भले ही नेगेटिव, वी स्क्वायर पॉजिटिव हो जाएगा। इसलिए गति की दिशा पर ये डिपेंड नहीं करेगी, ये हमेशा धनात्मक होगी। ये गति पर निर्भर करती है, ये कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकती। गति ज्यादा होगी तो गतिज ऊर्जा ज्यादा हो जाएगी, ऋणात्मक नहीं हो सकती, क्योंकि वी स्क्वायर पॉजिटिव होता है। तो द्रव्यमान हमेशा धनात्मक होता है, और इसके साथ साथ आपके वी स्क्वायर कर दिया तो धनात्मक है। तो ओवरऑल काइनेटिक एनर्जी कभी ऋणात्मक नहीं हो सकती है। संवेग सदिश से दिशा पर निर्भर करता है, लेकिन गतिज ऊर्जा नहीं करती है। इसलिए गति की दिशा बदलने पर भी ऊर्जा के परिमाण पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, आप दिशा चेंज कर दो भले ही। नेक्स्ट है, 1 किलोग्राम द्रव्यमान का एक गुटका x मीटर ऊंची एक इमारत के शीर्ष से गिराया जाता है। यदि गुटका 20 मीटर पर सेकंड के वेग से भूमि से टकराता है तो x का मान क्या होगा? मतलब उस इमारत की हाइट क्या होगी? गुटके को आप, जैसे ये इमारत है, इसके ऊपर टॉप से गिरा रहे हो, तो पहले गुटके में जब ऊपर था, स्थित एक स्थिर अवस्था में था, तो एक स्थिति फिक्स स्थिर अवस्था में रहने के कारण उसमें स्थितिज ऊर्जा थी। वो स्थितिज ऊर्जा जैसे ही हिट करके ग्राउंड में हिट करेगा, पूरी की पूरी गतिज ऊर्जा में बदल जाएगी। तो भूमि से टकराएगा, तो कहने का मतलब ये स्थितिज ऊर्जा है ना, ये किसके इक्वल हो जाएगी? गतिज ऊर्जा के इक्वल हो जाएगी। क्योंकि पहले जब ऊपर स्थिर था तो उसमें पूरी स्थितिज ऊर्जा थी, और स्थितिज ऊर्जा नीचे आने पर धीरे धीरे गतिज ऊर्जा बदलती जा रही है, और पूरा एंड तक जैसे टकराएगा ना, पूरी की पूरी स्थितिज ऊर्जा इस गतिज ऊर्जा में बदल जाएगी। तो मतलब स्थितिज ऊर्जा इज इक्वल टू गतिज ऊर्जा, जब अंतिम वेग, जब टकराने की अवस्था रहेगी, उस केस में बात हो रही है। तो यहां पर अपन m तो दे रखा है 1 किलोग्राम, तो 1, और g आपको 10 लेना तो 10 ले लिया। हाइट आपको पता नहीं है, हाइट को आपको लेना है x, तो हाइट को यहां पर अपन ने x ले लिया। अब बराबर हाफ m, यही गुटका है 1 किलोग्राम का, v स्क्वायर 20 मीटर पर सेकंड के वेग से भूमि से टकराता है, तो अंतिम वेग जिस वेग से ये टकरा रहा है वो 20 मीटर है। तो 20 का स्क्वायर मैं सीधा ही कर देता हूं 400। अब इसको आप फर्दर हल करेंगे तो यहां पर 200 आ जाएगा, और x इस साइड है, उस केस में ये 200/10 कट आउट होगा, तो 20 मीटर आपके x बराबर जो हाइट है इस इमारत की वो आ गई 20 मीटर। नेक्स्ट देखते हैं सवाल, क्या होता है जब एक पेंडुलम बॉब अपनी औसत स्थिति से चरम स्थिति तक झूलता है? अब पेंडुलम की जो मीन पोजीशन है, औसत स्थिति है, मध्य स्थिति है, ये मैं मान लेता हूं
ऊपर पेंडुलम ऐसे लटकाया गया है, ये पेंडुलम है। अब ये यहां तक आता है चरम स्थिति पर। इसी प्रकार तो पेंडुलम झूलता है, आगे आएगा और पीछे जाएगा। माध्य स्थिति के इर्द गिर्द गति होती है, वही आपकी दोलन गति कहलाती है, आवर्ती गति, पेंडुलम की जो गति होती है। तो पूछा है कि जब चरम स्थिति का मतलब जैसे ही पेंडुलम यहां ऊपर आ गया तो कुल ऊर्जा क्या घटती है? गतिज और स्थितिज ऊर्जा दोनों बढ़ती है। स्थितिज ऊर्जा घटती है, गतिज ऊर्जा बढ़ती है। यहां पर विकल्प डी करेक्ट होगा, स्थितिज ऊर्जा बढ़ती है। स्थितिज ऊर्जा का मतलब है कि आप जैसे यहां पर थे पहले, आप ऊपर गए तो हाइट बढ़ी है, स्थितिज ऊर्जा mgh होती है। जहां पर हाइट ज्यादा तो स्थितिज ऊर्जा बढ़ेगी, ये आपको पता है। तो स्थितिज ऊर्जा इसमें बढ़ती है। तो ये स्थितिज ऊर्जा बढ़ेगी, कैसे बढ़ेगी? जब गति जैसे यहां पर टॉप पर आएगा ना, पूरी की पूरी गतिज ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाएगी। जैसे यहाँ पर ये गतिज ऊर्जा थी, ये गतिज ऊर्जा पूरी की पूरी जैसे ही टॉप यहाँ चरम स्थिति पर आकर रुकेगा, पूरी की पूरी स्थितिज ऊर्जा में बदल जाएगी। तो गतिज ऊर्जा कम हो रही है और स्थितिज ऊर्जा बढ़ रही है, क्योंकि आपको पता है जो यांत्रिक टोटल ऊर्जा होती है ना, गतिज प्लस स्थितिज ऊर्जा, वो हमेशा एक फिक्स रहती है। वो एक बढ़ेगी दूसरी घटेगी, दोनों ही बढ़ेगी ऐसा नहीं होगा कभी। स्थितिज ऊर्जा बढ़ेगी और गतिज ऊर्जा घटेगी, क्योंकि ऊर्ध्वाधर ऊंचाई बढ़ती है तो स्थितिज ऊर्जा mgh h बढ़ रहा है तो बढ़ेगी। गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध जाने के कारण उसका वेग कम होता जाता है, जिससे गतिज ऊर्जा घटती है। क्योंकि गतिज ऊर्जा होती है हाफ mv² वेग पर डिपेंड करती है। जैसे जैसे वस्तु ऊपर जाएगी, क्या ऊपर जाते ही रुकेगी? नहीं, धीरे धीरे एक ऐसी स्थिति आएगी ऊपर रुक जाएगी, वही चरम स्थिति। क्यों रुक रही है? धीरे धीरे वेग कम हो रहा है, क्योंकि नीचे गुरुत्वाकर्षण काम कर रहा है। तो यहाँ पर जो मंदन का कार्य करेगा, हाफ mv² वेग कम होता जाएगा तो गतिज ऊर्जा कम होती जाएगी। चरम बिंदु पर वेग बिल्कुल रुक जाएगा, शून्य होगा, वहां पर गतिज ऊर्जा शून्य और स्थितिज ऊर्जा मैक्सिमम होगी। और आपको ध्यान देना है, काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी, ये आंतरिक ऊर्जा कुल होती है, वो फिक्स रहती है, हमेशा नियत रहती है। सवाल है, जब एक उत्थित हथौड़ा किसी कील पर आघात करता है और उसे लकड़ी में प्रविष्ट कर देता है तो हथौड़े के बल द्वारा कील पर किया गया कार्य धनात्मक होता है। इसी परिदृश्य में कौन सा कथन ऋणात्मक कार्य का वर्णन करता है? देखिए, हथौड़ा कील पर आघात कर रहा है तो कील लकड़ी में प्रविष्ट कर रही है, तो जिस दिशा में बल लगा रहे हैं उसी दिशा में फिर कार्य हो रहा है, तो कार्य वहां पर धनात्मक है। इसी परिदृश्य में अब कील क्या करेगा? कील विपरीत दिशा पर बल लगाएगा हथौड़े पर, तो वहां पर ऋणात्मक कार्य होगा। तो क्रिया प्रतिक्रिया के नियम के अनुसार हथौड़े पर कील द्वारा लगाया गया बल, अब कील विपरीत दिशा में हथौड़े पर बल लगाएगा तो किया गया कार्य क्या होगा? वहां पर ऋणात्मक होगा। ये एक सिंपल क्रिया प्रतिक्रिया वाला न्यूटन के तीसरे नियम से हो जाएगा, क्योंकि कार्य होता है W बराबर FD cos थीटा। तो यहाँ पर ये ऐसा आपका विस्थापन हो गया। अब cos, क्योंकि विपरीत दिशा में आप बल लगा रहे हो, जैसे हथौड़ा कील पर आगे तो कील पीछे बिल्कुल 180 डिग्री पर, और cos 180 डिग्री -1 होता है, इसलिए यहाँ पर किया गया कार्य ऋणात्मक हो जाएगा। किसी गतिशील पिंड को विरामावस्था में लाने के लिए बाह्य बल द्वारा आवश्यक कार्य किसके बराबर होता है? तो यहां पर करेक्ट आंसर इसकी गतिज ऊर्जा हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है किया गया कार्य गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होगा। अब यहां आप क्या कर रहे हो? विरामावस्था में लेके आ रहे हो गतिशील पिंड को, यानी अंतिम वेग इसका शून्य कर रहे हो, तो किया गया कार्य W बराबर होता है हाफ mv² - u²। अब आप v² शून्य कर रहे हो तो फिर क्या रहेगा? हाफ mu² तो रहेगा, v आपका शून्य हो जाएगा। तो ये केवल आपका एक गतिज ऊर्जा हो जाएगी। क्या हो जाएगी? इसकी गतिज ऊर्जा किसके बराबर होगा? गतिज ऊर्जा के बराबर होगा। कार्य ऊर्जा प्रमेय के अनुसार किसी वस्तु को रोकने के लिए बाह्य अवरोधी बल द्वारा किया गया कार्य उसकी गतिज ऊर्जा को शून्य करने के बराबर होता है, अतः किया गया कुल कार्य वस्तु की प्रारंभिक गतिज ऊर्जा के परिमाण के बराबर होगा। कौन सी गतिज ऊर्जा? प्रारंभिक, u² के कारण, u के कारण जो गतिज ऊर्जा है। नियत बल द्वारा किए गए कार्य के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? नियत बल द्वारा किया गया कार्य, तो ये आपका हो जाएगा, ये विस्थापन पर निर्भर नहीं करता है, विस्थापन ये गति के पथ पर निर्भर करता है, ये केवल प्रारंभिक और अंतिम स्थितियों पर निर्भर करता है कि वस्तु पहले कहां थी और अब कहां पर है। कार्य हुआ है तो वस्तु की स्थिति परिवर्तन हुई है, तो प्रारंभिक और अंतिम स्थिति पर डिपेंड करती है, तो ये वाला सत्य हो जाएगा। संरक्षी बल, गुरुत्वीय बल के मामले में किया गया कार्य केवल वस्तु की प्रारंभिक और अंतिम स्थिति पर निर्भर करता है, न कि उस पथ पर जिससे उस वस्तु गुजरी है। किस पथ से गुजरी डिपेंड नहीं करता है, कहां पर पहले थी अभी कहां पर है। यदि आप किसी पिन को 5 मीटर ऊपर ले जाते हैं तो कार्य समान रहेगा, चाहे आप उसे सीधे ले जाएं या सीढ़ियों से। कार्य विस्थापन पर निर्भर करता है, न कि दूरी पर। तो W बराबर FS, जो ये दे रखा है, विस्थापन पर निर्भर नहीं करता, विस्थापन पर करता है, गलत दे रखा है। कार्य ऋणात्मक, धनात्मक या शून्य हो सकता है, इसलिए विकल्प डी भी गलत है कि ये केवल धनात्मक होता है, ये ऋणात्मक भी हो सकता है। नेक्स्ट देखते हैं, यदि लड़की
ए को रस्सी पर चढ़ने में 20 सेकेंड और लड़की बी को 50 सेकेंड लगते हैं और दोनों मिलकर 3200 जूल कार्य करती है, तो उनके प्रदर्शन में अंतर किस भौतिक संकल्पना के द्वारा अभिलक्षित किया जाता है? क्यों यहां पर अंतर आ रहा है? एक को 20 सेकेंड लग रहे हैं, एक को 50 सेकेंड लग रहे हैं, तो ज्यादा समय है, ये डिपेंड करता है उनकी शक्ति पर। देखिए यहां पर ऑप्शन है गुरुत्वीय बल। गुरुत्वीय बल तो एक स्थिर राशि है, 9.8 आपका आएगा, ये ऊपर नीचे थोड़ा ही होगा, अलग अलग लड़के के लिए अलग अलग गुरुत्वीय बल थोड़ा ही लागू होगा, 9.8 फिक्स रहेगा। गुरुत्वीय त्वरण तो फिक्स है ना, तो गुरुत्वीय बल तो उन पर अप्लाई फिक्स रहेगा ना, जो वेग में परिवर्तन करता है गुरुत्वीय त्वरण। और फिर है कुल ऊर्जा खपत। ऊर्जा खपत वहां पर इक्वल रहेगी क्योंकि कार्य ही तो ऊर्जा होता है, ऊर्जा खपत, तो कार्य दोनों ही ऊपर चढ़ रही है, कार्य दोनों ही, एक कार्य तो कार्य अलग कार्य थोड़ी कर रही है। कुल विस्थापन है, दोनों के लिए एक फिक्स डिस्टेंस है, विस्थापन है। तो यहाँ पर जो कारण है ना वो शक्ति है। कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। शक्ति बराबर कार्य बटा समय होता है, कार्य बटा समय, यानी आप कितने समय में वो कार्य कर रहे हो वही तो आपकी शक्ति है। एक ज्यादा समय ले रही है तो उनकी शक्ति क्या है? कम है। एक कम समय ले रही है, कम समय यानी ये वाली राशि कम है, तो आंसर अपने आप ज्यादा हो जाएगा, मतलब शक्ति ज्यादा हो जाएगी। समय आप ज्यादा ले रहे हो ये वाली राशि, तो शक्ति कम हो जाएगी। ठीक है, तो शक्ति कार्य करने की दर है, अर्थात कोई कार्य कितनी तेज या धीमी गति से किया जाता है। दोनों लड़के द्वारा किया गया कार्य 3200 जूल समान है, लेकिन लड़की ए ने इसे कम समय में कंप्लीट किया है। ठीक है, लड़की ए की शक्ति 160 वॉट हो जाएगी, क्योंकि कार्य है 3200 दोनों ही केस में, लेकिन समय अलग अलग है, तो 64 वॉट हो जाएगी बी की शक्ति। नेक्स्ट देखते हैं, वी मीटर पर वेग से गतिमान, वी मीटर पर सेकंड से वेग से गतिमान एम द्रव्यमान के एक पिंड की गतिज ऊर्जा एक्स जूल है। यदि पिंड का वेग 4v हो जाए, यानी 4 गुना हो जाए, तो गतिज ऊर्जा का मान कितना गुना हो जाएगा? देखिए गतिज ऊर्जा होती है mv²। ठीक है, अब m द्रव्यमान का पिंड है, तो गतिज ऊर्जा यहां पर पहले केस में आपका m के स्थान पर m, v के स्थान पर वेग v है, गतिज ऊर्जा x जूल है। किसके इक्वल हो जाएगी ये? x जूल। अब सेकंड केस की बात करें, v के स्थान पर आपको लेना है 4v, तो 4 ये आपका v इसका स्क्वायर, ये किसके इक्वल होगा? तो ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर 16, हाफ mv²। हाफ mv² है, ये x जूल के इक्वल है, तो 16x जूल करेक्ट आंसर हो जाएगा, 16x जूल हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, किसी पिंड की स्थिति या विन्यास के कारण उसमें मौजूद ऊर्जा को कहा जाता है स्थितिज ऊर्जा है, यानी पोटेंशियल एनर्जी है। किसी यहां पर आपका ये विभव ऊर्जा है, पोटेंशियल एनर्जी जिसे स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। किसी वस्तु की स्थिति या फिर उसके विन्यास में परिवर्तन के कारण उसमें जो ऊर्जा स्टोर होती है वो पोटेंशियल एनर्जी, विभव ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा है। ऊंचाई पर रखा पत्थर उसकी स्थिति के कारण उसमें ऊर्जा है। खींचा हुआ रबड़ बैंड, आपने रबड़ बैंड को खींचा तो उसमें स्थितिज ऊर्जा स्टोर होगी, वापस छोड़ेंगे तो वही स्थितिज ऊर्जा कार्य में कन्वर्ट होगी और रबड़ बैंड की विन्यास चेंज होगा। ऊंचाई पर स्थितिज ऊर्जा का सूत्र है mgh। अगला सवाल, कार्य के संबंध में कौन सा कथन? कार्य धनात्मक, ऋणात्मक या शून्य हो सकता है। आप सभी को पता है कार्य प्लस माइनस या जीरो हो सकता है। कार्य सभी बलों के लिए पथ स्वतंत्र राशि है नहीं। दो टाइप के बल होते हैं, एक संरक्षी बल होता है। संरक्षी बल में जैसे ऊष्मा के रूप में ऊर्जा की हानि नहीं होती, जैसे घर्षण, घर्षण बल के द्वारा जो किया गया कार्य वो एक असंरक्षी बल का कार्य हो जाएगा, घर्षण बल हो गया। और जैसे गुरुत्वाकर्षण बल है, स्प्रिंग बल है, इनका ये एक संरक्षी बल होते हैं। तो संरक्षी का मतलब आप कह सकते हो कि ऊर्जा बच रही है वहां पर, और असंरक्षी यानी वहां पर ऊर्जा का भाग ऊष्मा ध्वनि में बदल रहा है, उसमें खर्च हो रहा है। तो गुरुत्वाकर्षण बल, स्प्रिंग बल ये संरक्षी बल है। तो सभी बल अलग अलग टाइप के हैं। असंरक्षी बल आप देखेंगे घर्षण बल, वायु प्रतिरोध है। तो जब संरक्षी बल की बात आती है तो कार्य पथ स्वतंत्र होता है। संरक्षी बल में पथ स्वतंत्र रहेगा कार्य। यदि आप 10 मीटर ऊंचाई पर किसी वस्तु को सीधे ले जाएं या घुमाकर ले जाएं, गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध किया गया कार्य तो आपके दोनों मामलों में समान होगा, वो संरक्षी बल पर डिपेंड है। असंरक्षी बल में यदि आप किसी डिब्बे को फर्श पर 5 मीटर घसीटते हैं, 5 मीटर डिब्बे को, तो कम घर्षण बल होगा, लेकिन 10 मीटर घसीटेंगे तो अधिक घर्षण बल होगा। तो जितना लंबा रास्ता उतना अधिक कार्य वहां पर करना पड़ रहा है। तो पथ स्वतंत्र नहीं होता ये वाला सभी बलों के लिए। संरक्षी बल के लिए पथ स्वतंत्र होता है, ऊपर भी अपन ने देखा, लेकिन सभी बलों के लिए कार्य पथ स्वतंत्र नहीं होता है। ठीक है, तो कार्य पारगमन में ऊर्जा है, कार्य का मात्रक ऊर्जा की मात्रक के समान होता है, बिल्कुल जूल होता है, कार्य का मात्रक ऊर्जा के मात्रक के समान होता है। नेक्स्ट देखते हैं, ऊर्जा के एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तन के दौरान, जैसे मुक्त पतन के दौरान,
फ्री फॉल, गुरुत्वाकर्षण गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा का गतिज ऊर्जा में परिवर्तन होने से, तो परिवर्तन से पहले और बाद में कुल ऊर्जा समान रहती है। कुल ऊर्जा, ये ध्यान देना है, ऊर्जा का एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तन होता है तो टोटल एनर्जी, कुल ऊर्जा पहले, परिवर्तन से पहले और परिवर्तन के बाद, गतिज प्लस स्थितिज पहले भी उतनी थी और गतिज प्लस स्थितिज है अब भी उतनी ही है। यही ऊर्जा संरक्षण का नियम है कि ऊर्जा को न तो उत्पन्न कर सकते हैं न ही नष्ट कर सकते हैं, एक से दूसरे रूप में चेंज कर सकते हैं। फ्री फॉल के दौरान भी जैसे जैसे वस्तु नीचे आती है तो स्थितिज ऊर्जा घटती है, क्योंकि गतिज ऊर्जा वहां पर वेग बढ़ रहा है, त्वरण है 10 या 9.8 मीटर पर सेकेंड है, यानी हर एक सेकंड में इतना वेग बढ़ाता है। वेग बढ़ने से गतिज ऊर्जा बढ़ती है, स्थितिज कम होती है, तो किसी भी पॉइंट पर टोटल ऊर्जा हमेशा स्थिर रहेगी। कहीं पर भी आप मेजर करेंगे तो कुल ऊर्जा है यांत्रिक, जैसे कुल यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं, वो हमेशा फिक्स रहती है। बल द्वारा किए गए कार्य को मापने के लिए सही मात्रक निम्नलिखित में से कौन सा है? तो बल द्वारा किया गया कार्य जूल में मापा जाता है, ठीक है। पास्कल है ये दाब का है, कूलाम है ये आवेश का है, न्यूटन है ये बल खुद का है। नेक्स्ट देखते हैं, और बाकी कार्य का सीजीएस मात्रक है अर्ग। 1 जूल में 10 की घात 7 अर्ग होते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। शक्ति किसका मापन करती है? शक्ति होता है कार्य बटा समय। आप कोई भी कार्य कितना टाइम लेकर कर रहे हो वो ही शक्ति है। कार्य कितनी तेजी या धीमी गति से कर रहे हो वो शक्ति है। शक्ति ज्यादा तो आप तेजी से कर रहे हो, क्योंकि वहां पर समय आप कम ले रहे हो। नेक्स्ट देखते हैं, किसी गतिशील वस्तु पर घर्षण द्वारा किया गया कार्य सामान्यतः होता है। देखिए, घर्षण द्वारा आप कार्य कर रहे हो तो कार्य नेगेटिव में जाएगा, उसकी वेग को कम करेगा घर्षण, तो कार्य ऋणात्मक रहेगा, ठीक है। घर्षण बल हमेशा वस्तु की गति की दिशा के विपरीत कार्य करता है, तो 180 डिग्री है और एफ एस कॉस थीटा होता कार्य, और यहाँ पर 180 नेगेटिव में जाएगा, सीधा ही -1 होगा। ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत सभी भौतिक प्रक्रियाओं में लागू होता है। सभी भौतिक प्रक्रिया, ये एक सार्वभौमिक सिद्धांत है। ब्रह्मांड की सभी भौतिक और रासायनिक प्रक्रियाओं में समान रूप से ये लागू होता है, चाहे वो यांत्रिक ऊर्जा का रूपांतरण हो, विद्युत परिपथ हो, परमाणु अभिक्रिया हो, ऊर्जा हमेशा संरक्षित रहती है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा ऋणात्मक कार्य के एक उदाहरण है? ऋणात्मक कार्य किसी गतिशील वस्तु पर लगने वाला घर्षण, ये अभी आपने देखा एफ एस कॉस थीटा, और कॉस यहाँ पर 180 डिग्री होगा, क्योंकि विपरीत दिशा में घर्षण लगता है तो कार्य नेगेटिव हुआ। गिरती हुई गेंद पर कार्य गुरुत्वाकर्षण, गुरुत्वाकर्षण नीचे की डायरेक्शन में और गेंद भी गिर रही है, गेंद ऊपर जा रही तब नेगेटिव रहेगा, लेकिन गेंद गिर रही है ना। बैग को ऊपर की ओर उठाना, आप उठा रहे हो, बल ऊपर लगा रहे हो, बैग भी ऊपर उठ रहा है, तो कार्य तो पॉजिटिव है ना। गतिमान कार को आगे धकेलना, कार आगे गतिमान है, आप भी आगे ही बल लगा धकेलने के लिए बल लगा रहे हो, तो सभी पॉजिटिव कार्य होगा। नेक्स्ट देखते हैं, किसी पिंड पर 10 न्यूटन का मंदक बल कार्य करता है। इस बल के कारण किया गया कार्य -200 जूल है। इस बल की क्रिया के अंतर्गत पिंड के विस्थापन का परिमाण और दिशा क्या होगी? देखिए, मंदक बल है, मंदक बल हमेशा विपरीत दिशा में होता है, क्योंकि उसकी गति को कम कर रहा है। पिंड पर 10 न्यूटन विपरीत दिशा में पिंड आगे जा रहा, मंदक बल है, घर्षण बल हो गया जैसे मंदक बल, तो उसकी गति को कम करेगा और धीरे धीरे ये रुक जाएगी। एक ऐसी स्थिति आएगी, रुक जाएगी ये। इस बल के कारण किया गया कार्य 200 जूल है। अब 200 जूल कार्य किया और इस बल की क्रिया के अंतर्गत विस्थापन कितना हुआ? बल जैसे जैसे कार्य कर रहा था, पिंड कितना विस्थापन हो गया, तो कार्य होता W बराबर एफ एस कॉस थीटा। अब ये बोल रहा है कि W -200 जूल है, -200 जूल रख दिया W के स्थान पर। F आप 10 न्यूटन लगा रहे हो, ठीक है। अब S आपको फाइंड आउट करना विस्थापन। अब कॉस थीटा, अब विपरीत दिशा में तो कॉस 180 डिग्री होगा, क्योंकि ये बंधक बल है तो विपरीत दिशा में हमेशा होगा। अब यहां से -200 बराबर cos 180 -1 होता है, तो ये -10 गुणा s, s कितना हो जाएगा? -10 नीचे आ जाएगा यहां से, तो आपका आ जाएगा +20, तो 20 मीटर का विस्थापन हुआ। कितना? बल की विपरीत दिशा में, मंदक है ना, तो 20 मीटर बल की दिशा के विपरीत हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, वेग v से गतिमान m द्रव्यमान की किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा 25 जूल है। इसका वेग बढ़कर आपने 3 गुना कर दिया, तो इसकी गतिज ऊर्जा, अब देखिएगा गतिज ऊर्जा होती है ना, ये 12mv² होती है। पहले गतिज ऊर्जा कितनी होगी? पहले कितनी थी? 25 जूल थी। अब वेग v के स्थान पर 3v हो गया, तो हाफ m तो वही है, वस्तु तो वही है ना द्रव्यमान, लेकिन v 3v हो गया। 3v का स्क्वायर, 3v का स्क्वायर आप करेंगे, 3 का स्क्वायर आपका 9v², तो यहां से कितना हो जाएगा? 9 हाफ mv², और हाफ mv² किसके बराबर है? 25 के बराबर है, तो 9 गुणा
25, 9 गुणा 25 कितना हो जाएगा 225, क्योंकि 25 गुणा 10 250, 9 है तो एक कम है 225, तो 225 जूल हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, एक लड़का बल लगाकर किसी वस्तु को अपने सिर के ऊपर उठाता है, कौन सा कार्य ऋणात्मक है? लड़के द्वारा किया गया कार्य। अब लड़का किसी वस्तु को अपने सिर के ऊपर उठा रहा, तो लड़का ऊपर की डायरेक्शन में बल लगा रहा है और वस्तु भी ऊपर आके सिर पर आ गई, तो लड़के के द्वारा किया गया कार्य क्या ऋणात्मक होगा? नहीं होगा। जिस डायरेक्शन में लड़का बल लगा रहा है उसी डायरेक्शन में वस्तु विस्थापित हुई तो धनात्मक कार्य हुआ ये तो। गुरुत्वीय बल द्वारा, बिल्कुल, अब वस्तु ऊपर उठा रहा है और गुरुत्वीय बल नीचे कार्य कर रहा है तो वो नेगेटिव होगा, गुरुत्वीय बल वाला ही नेगेटिव होगा। लगाए गए बल द्वारा किया गया कार्य, बल ऊपर लगा रहा है वस्तु ऊपर, तो ये वस्तु द्वारा किया गया कार्य पॉजिटिव ही कार्य होगा। जब किसी वस्तु को ऊपर उठाया जाता है तो गुरुत्वीय बल नीचे की ओर कार्य करता है, जबकि विस्थापन ऊपर की ओर जाता है। बल और विस्थापन की दिशा 180 डिग्री होने के कारण गुरुत्वीय बल द्वारा किया गया कार्य आपका नेगेटिव होगा। लड़के द्वारा लगाया गया बल ऊपर की ओर, विस्थापन भी ऊपर है, अतः लड़के द्वारा किया गया कार्य धनात्मक होगा। एक व्यक्ति 3 मिनट में 600 जूल कार्य करता है तो शक्ति बराबर होता है कार्य बटा समय, P बराबर W अपॉन T। W आपका 600 जूल है और T है 3 मिनट। अब जूल SI में है तो 3 मिनट को भी SI में लाने के लिए 3 गुणा 60 सेकंड करना पड़ेगा, तो यहां से आपका आ जाएगा 10/3। 10/3 होता है 3.333, आपको शक्ति पूछे तो वाट हो जाएगा। ठीक है, 3.33 वाट। एक पिंड 2.5 न्यूटन के एक नियत बल की क्रिया के अंतर्गत बल की दिशा के विपरीत दिशा में 10 मीटर का विस्थापन करता है। अब बल की दिशा के विपरीत दिशा में विस्थापन हो रहा, तो इस बल के द्वारा किया गया कार्य आपका नेगेटिव होगा। अब यहां से कार्य बराबर होता है W बराबर FD cos थीटा, आपने कह दिया, तो F यहां से कितना है 2.5। ठीक है, D कितना विस्थापन हुआ है 10 मीटर का। ठीक है, cos थीटा बल की दिशा के विपरीत दिशा में आपका विस्थापन हुआ है, तो cos 180 डिग्री लेंगे तो -1 आ जाएगा। ठीक है, तो यहां से आपका आ जाएगा -25, W बराबर -25 जूल करेक्ट है। अगला है सवाल है, कमाली परीक्षाओं की तैयारी में बहुत समय बिताती हैं, जिसमें किताबों पढ़ना और विचारों को व्यवस्थित करना भी शामिल है। एक वैज्ञानिक ये क्यों कहेगा कि इस कड़ी मेहनत में वैज्ञानिक दृष्टि से बहुत कम काम शामिल है? तो यहां पर एक्चुअली काम हो रहा है लेकिन विस्थापन नहीं हो रहा, तो कार्य अपने आप में 0 हो रहा है। तब यहां पर वैज्ञानिक कड़ी मेहनत में, इस कड़ी मेहनत में वैज्ञानिक दृष्टि से बहुत कम काम शामिल है, क्योंकि विस्थापन आवश्यक है कार्य के लिए और अध्ययन में शरीर का शून्य या न्यूनतम भौतिक विस्थापन शामिल होता है। भौतिक विज्ञान की कार्य में 2 कंडीशन है, वस्तु पर बल लगना चाहिए और विस्थापन होना चाहिए। पढ़ाई करते समय मानसिक श्रम तो बहुत होता है लेकिन किसी पिंड का यांत्रिक विस्थापन नहीं होता, इसलिए वैज्ञानिक दृष्टि से कार्य आपका शून्य होगा। किसी पिंड पर कार्यरत एक समान बल द्वारा किए गए कार्य के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य नहीं है? एक समान बल से किए गए कार्य के संबंध में असत्य स्टेटमेंट। बल द्वारा किया गया कार्य कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकता। कार्य तो ऋणात्मक हो सकता है ना, ये बोला कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो बल द्वारा किया गया कार्य है, जो मंदन बल लगता है विपरीत दिशा में तो कार्य ऋणात्मक होगा, रुकने का काम होगा। तो ये तो यही पूछा कौन सा कथन सत्य नहीं, एक तो ये वाला सत्य नहीं है। यदि बल की दिशा और पिंड के विस्थापन समान है, जिस डायरेक्शन में बल है उसी में विस्थापन हो रहा है, तो कार्य धनात्मक होगा, सही है। नहीं, पूछा कौन सा स्टेटमेंट सत्य नहीं है, ये स्टेटमेंट तो सत्य है, तो सत्य नहीं वाले में एक तो ये सेलेक्ट करना है, ये अपन सेलेक्ट नहीं करेंगे। किए गए कार्य का ऐसा ही मात्रक पास्कल, ये भी सही नहीं है, तो ये सेलेक्ट करेंगे। दोनों स्टेटमेंट सही नहीं है। कार्य का मात्रक जूल होता है और दाब का मात्रक पास्कल होता है, तो 1 और 3 अपन क्या करेंगे, सत्य नहीं वाले स्टेटमेंट सेलेक्ट करेंगे, 1 और 3 दोनों। नेक्स्ट आप देखते हैं, किसी वस्तु पर स्थिर बल द्वारा किया गया कार्य कब अधिकतम होता है? अब स्थिर बल द्वारा कार्य अधिकतम होगा जिस डायरेक्शन में बल लग रहा है ना स्थिर, उसी डायरेक्शन में विस्थापन हो, तब कार्य अधिकतम होगा। तो बल विस्थापन की दिशा में सा होना चाहिए, बल विस्थापन की दिशा में होगा तभी तो कार्य होगा। cos fs cos थीटा होता है और कार्य का मान अधिकतम तब होता है जब cos थीटा का मान 1 होगा, और cos थीटा का मान 1 कब होगा, जब बल और विस्थापन की डायरेक्शन एक समान होगी, मतलब 0 डिग्री का गैप रहेगा, और cos 0 होता है 1, यानी बल और विस्थापन एक ही दिशा में होगा, लंबवत होगा, तो cos 90 की वैल्यू होती है आपकी 0 होती है, तो पूरा कार्य ही अपने आप में 0 हो जाएगा यदि 90 डिग्री के एंगल में हुआ कार्य और विस्थापन, सॉरी बल और विस्थापन। तो यहां पर आपको ध्यान देना है कि जिस डायरेक्शन में बल है उसी डायरेक्शन में विस्थापन हो तो कार्य अधिकतम होगा। जी दे रखा है, 75 किलोग्राम का द्रव्यमान का व्यक्ति है, 25 सेकंड में 8 मीटर की सीढ़ी चढ़ जाता है, उसकी औसत शक्ति क्या होगी? शक्ति होती है कार्य बटा समय,
ठीक है, कार्य करने की दर। समय तो आपको दे दिया है 25 सेकेंड, ठीक है। अब कार्य क्या है, समय तो 25 हो गया, कार्य होगा बल गुणा विस्थापन। कार्य क्या होगा, एफ एस होता। यहां पर आप देखेंगे तो जी दे रखा है, तो गुरुत्वीय त्वरण के विरुद्ध आपका कार्य हो रहा है, ध्यान देना। तो बल क्या हो जाएगा, F बराबर एम जी हो जाएगा, ठीक है। F बराबर एम में होता है ना, गुरुत्वीय त्वरण है उसके विरुद्ध हो रहा है। S आपका विस्थापन है, 8 मीटर की चेड़ी है तो यही 8 मीटर आप ले लेंगे। M आपका है 75, जी 10 लेना है, 8 लेना है, तो ये कितना हो जाएगा, 75 गुणा 10 गुणा 8 आपका हो जाएगा 6000। तो 6000 जूल कार्य हुआ, तो 6000 में अब अपन भाग देंगे 25 का, तो ये भाग जाएगा आपके 240 बार, 240 बिल्कुल। तो 240 वॉट आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो कार्य mgh हो जाएगा। भाई सीढ़ी चढ़ते समय किया गया कार्य स्थितिज ऊर्जा के बराबर होता है। मतलब आप कार्य कर रहे हो, सीढ़ियों पर चढ़ रहे हो, जैसे आप सीढ़ी पर चढ़ जाएंगे 8 मीटर हाइट पर, तो गुरुत्वीय त्वरण के विरुद्ध वहां पर कार्य होगा, तो स्थितिज ऊर्जा के विरुद्ध आपका कार्य हो जाएगा ये mgh। क्योंकि यहाँ पर पूरा का पूरा आपने जो कार्य किया है, लास्ट में आप वहां पर पूरी चिड़िया चढ़ जाएंगे, एक हाइट पर पहुंच जाएंगे, तो पूरी की पूरी ऊर्जा आपकी स्थितिज ऊर्जा हो जाएगी। जो भी आपने कार्य को ऊर्जा में कन्वर्ट किया, स्थितिज ऊर्जा के बराबर हो जाएगा। नेक्स्ट, किसी पिंड पर कार्य किए जाने के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक नहीं है। पिंड को विस्थापित होना पड़ेगा कार्य के लिए, बल भी जरूरी है पिंड पर लगना, ये दोनों चीजें तो अनिवार्य है। पिंड को एक स्थिर चाल से चलना चाहिए, ये जरूरी नहीं कि एक स्थिर चाल से चलें, स्थिर चाल का होना जरूरी नहीं है। बल का एक घटक विस्थापन की दिशा में होना चाहिए। तो कार्य तभी होगा जब बल और विस्थापन एक डायरेक्शन में हो, तभी अधिकतम कार्य होगा। ये भी कहीं ना कहीं सत्य है, तो विकल्प सी आपका रॉन्ग हो जाएगा। कार्य होने के लिए एक बल विस्थापन उनके बीच 90 डिग्री से भिन्न कोण होना आवश्यक है। 90 डिग्री का हुआ तो 0 हो जाएगा। पिंड स्थिर चाल से चले या त्वरित चाल से, त्वरित का मतलब है कि वेग चेंज हो रहा है उसमें, इससे कार्य होने की अनिवार्यता पर प्रभाव नहीं पड़ रहा कि चाल हमेशा स्थिर रहे। चाल चेंज भी होगी तब भी कार्य हो जाएगा। त्वरित गति में भी कार्य होता है बल गुणा विस्थापन। यदि बल और विस्थापन एक दूसरे के लंबवत हो तो चाहे कितना भी विस्थापन हो जाए, उस विशिष्ट बल द्वारा किया गया कार्य हमेशा शून्य रहेगा। यदि किसी गतिशील पिंड की गतिज ऊर्जा आपको दे रखी है, ठीक है, गतिज ऊर्जा, उसका वेग आपको दे रखा तो पिंड का द्रव्यमान है, तो गतिज ऊर्जा हाफ mv² है। ये गतिज ऊर्जा कितनी दे रखी, 450 हाफ m, और वेग आपको दे रखा 15 मीटर पर सेकेंड, तो 15 का स्क्वायर 225 हो जाएगा। फिर यहां से m बराबर 225 का आधा 112.5 हो जाएगा। m बराबर 450 बटा 112.5 करेक्ट है। या फिर ऐसे कर सकते हो, m बराबर 450 गुणा 2 ऊपर आ जाएगा ना यहाँ से, और 225 आपका नीचे आ जाएगा। अब इनको आप भाग दे सकते हो 25 से। 25 का भाग 8 बार गया 200, 16 बार गए तो 400, ठीक है। अब 25 9, और यहां से आपका हो जाएगा, सॉरी एक मिस्टेक हो गई, यहां पर 400 नहीं 450 है, समझने में गलती कर दी, 450 है। अब 25 का भाग 450 में जाएगा 18 बार जाएगा, ठीक है। 18 9 दूनी 18, 2 दूनी 4, तो यहां से 4 आ जाएगा आपका किलोग्राम। वजन द्रव्यमान का ही पूछा है। शक्ति का ऐसा ही मात्रक वॉट है। कार्य शक्ति संबंध के अनुसार 1 वॉट किसके इक्वल होगा, 1 वॉट यानी आपका P बराबर W/T है ना। P 1 वॉट कब होगा, जब W यानी 1 जूल होगा कार्य, और समय 1 सेकेंड। 1 सेकेंड में किया गया कार्य 1 जूल है ना, तब शक्ति 1 वॉट होगी। तो 1 जूल प्रति 1 सेकेंड होगा 1 वॉट के इक्वल। निम्नलिखित में से कौन सा यांत्रिक ऊर्जा का एक रूप है। यांत्रिक ऊर्जा, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा, ये दोनों ही यांत्रिक ऊर्जा के ही रूप हैं। यांत्रिक ऊर्जा मुख्य 2 प्रकार की होती है, काइनेटिक एंड पोटेंशियल। किसी वस्तु की गति के कारण उसमें निहित ऊर्जा गतिज ऊर्जा है। रासायनिक ऊष्मा और ध्वनि ऊर्जा ऊर्जा के अन्य रूप है, लेकिन इन्हें यांत्रिक ऊर्जा में शामिल नहीं किया जाता। और जो यांत्रिक ऊर्जा होती है वो बराबर होती है गतिज प्लस स्थितिज ऊर्जा की। इंपोर्टेंट है, यांत्रिक ऊर्जा जो मैकेनिकल एनर्जी है उसमें पोटेंशियल एनर्जी और आपके काइनेटिक एनर्जी दोनों का योग होता है। निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा संरक्षण के नियम का परिणाम नहीं है। एक संवर्त प्रणाली की कुल ऊर्जा बढ़ाने के लिए ऊर्जा का सर्जन किया जा सकता है, नहीं है। ऊर्जा संरक्षण का मतलब ऊर्जा आप सर्जन न कर सकते हो और नहीं नष्ट कर सकते हो, एक रूप से दूसरे रूप में कन्वर्ट कर सकते हो। गतिज ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा में बदल सकते हो। जैसे कुल ऊर्जा स्थिर रहेगी हमेशा, गतिज प्लस स्थितिज हमेशा फिक्स रहेगी, एक यांत्रिक ऊर्जा फिक्स रहेगी।
किसी बल द्वारा किया गया कार्य धनात्मक तब कहा जाता है जब धनात्मक कार्य का मतलब बल की दिशा में विस्थापन हो रहा हो, बल का एक अवयव विस्थापन की दिशा में हो, जब बल और विस्थापन के बीच का कोण थीटा न्यून कोण हो, कहने का मतलब है यानी 90 0 और 90 डिग्री के बीच में यदि एंगल आए तो कार्य यहां पर धनात्मक होगा। कार्य धनात्मक हो इसका अर्थ है कि बल का कम से कम एक घटक विस्थापन की दिशा में कार्य कर रहा हो। विकल्प बी शून्य कार्य को दर्शाता है। बल और विस्थापन के बीच में 90 डिग्री, क्योंकि कार्य होगा एफ एस कॉस थीटा और कॉस 90 0 होता है, तो ए कॉस आपका 0 और 90 के बीच में होगा, तभी वहां पर कार्य धनात्मक होगा। अगला सवाल, यदि एक कुल्ली अपने सिर पर भार रखकर एक समान चाल से क्षैतिज सड़क पर चलता है तो भार पर गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा किया गया कार्य कितना है? गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा किया गया कार्य होगा 0। देखिए कार्य होता है W बराबर एफ एस कॉस थीटा। यहां पर आप कुल्ली क्या है, आगे बढ़ रहा है और ये बोल रहा है गुरुत्वाकर्षण बल ये नीचे की डायरेक्शन, कुंडली ऐसे और गुरुत्वाकर्षण बल नीचे, तो कितना डिग्री, 90 डिग्री का हो गया। तो W बराबर एफ एस कॉस 90, कॉस 90 0, तो W बराबर 0 जूल। तो शून्य कार्य होगा क्योंकि यहां पर 90 डिग्री का एंगल बन रहा जो नहीं बनना था। क्षैतिज आप आगे बढ़ रहे हो तो विस्थापन आगे, गुरुत्वाकर्षण बल नीचे, तो लंबवत बल है तो कॉस 90 0, कार्य 0। 30 किलोग्राम द्रव्यमान की गुटके को x मीटर की ऊंचाई तक ले जाने में किया गया कार्य आपका 6000 जूल है। x का मान कितना होगा? वहां पर किया गया कार्य है स्थितिज ऊर्जा के इक्वल होगा। आप 30 किलोग्राम द्रव्यमान की गुटके को x मीटर की हाइट तक लेकर चले गए तो वहां पर आप रुक जाएंगे, तो किया गया कार्य हमेशा ध्यान देना स्थितिज ऊर्जा, वहां एक वस्तु की स्थिति के कारण क्योंकि गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा वो होती है, तो mgh के इक्वल होगा ये जो 6000 जूल का कार्य है ना ये। तो m आपको दे रखा है 30 किलोग्राम, g यहां पर कंसिडर करना 10 और आपको हाइट h फाइंड आउट करनी है, यानी x आपको फाइंड आउट करना है, ये h ले लेता हूं मैं, ठीक है। तो h बराबर 6000 बट्टा 300, ये 30 गुणा 10 300 हो जाएगा। तो यहां से आपका हो जाएगा 20 मीटर, हाइट आपकी आ जाएगी 20 मीटर, करेक्ट है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी ऊर्जा किसी पिंड में उसकी स्थिति, आकार और विन्यास के आधार पर, स्थितिज ऊर्जा होती है उसकी विन्यास कह दो, स्थिति कह दो, आकार के आधार पर जो ऊर्जा होती है। यदि कोई व्यक्ति t समय में W कार्य करता है तो शक्ति होती है W बटा T, कार्य करने की दर को शक्ति कहते हो। किसी पिंड के मुक्त पतन के समय भूमि से टकराने के ठीक पूर्व उसकी ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ता है? अब फ्री फॉल हो रहा है तो उसकी गतिज ऊर्जा बढ़ रही है, गतिज ऊर्जा बढ़ रही है। अब भूमि से टकराने से ठीक पहले उसकी गतिज ऊर्जा मैक्सिमम एक तरीके से अधिकतम की ओर रहेगी, तो इसकी गतिज ऊर्जा है ना वो उच्चतम रहेगी, क्योंकि जैसे जैसे नीचे आ रहे हैं तो उसका वेग बढ़ता जा रहा है। वेग क्यों बढ़ रहा है? गुरुत्वीय त्वरण g है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मतलब क्या हुआ, ये है वेग में परिवर्तन, यानी हर एक सेकंड में वेग बढ़ रहा है 9.8 मीटर पर सेकेंड से, हर एक सेकंड में इतना वेग बढ़ रहा है। वेग बढ़ रहा है तो काइनेटिक एनर्जी mv स्क्वायर है, तो v बढ़ेगा तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। अब जैसे जैसे नीचे आ रहे हो हाइट घटती जा रही है उसकी, जैसे यहां पर ये आपका संदर्भ पॉइंट से हाइट कम होती जा रही है। स्थितिज ऊर्जा होती है mgh, अब m स्थिर है, g आपका फिक्स है 9.8, तो h कम हो रही है तो स्थितिज ऊर्जा कम हो रही है, गतिज ऊर्जा बढ़ रही है। बिल्कुल यहाँ पर पृथ्वी पर हिट कर रहा होता है भूमि पर, उस केस में उसकी गतिज ऊर्जा अधिकतम और स्थितिज ऊर्जा न्यूनतम हो जाती है। सी आप करेक्ट करेंगे। एक पिंड पर x न्यूटन का एक नियत बल इस प्रकार कार्य करता है कि पिंड बल की दिशा में 5 मीटर विस्थापित हो तो बल के कारण किया गया कार्य 500 जूल है। तो x का मान, यानी यहाँ पर ये बल का मान पूछा है, तो बिल्कुल इजी है। कार्य बराबर होता है बल गुणा विस्थापन, बल की दिशा में है तो cos 90 डिग्री cos 0 डिग्री 1 हो जाएगा, तो F गुणा S ही आपका कार्य होगा। F यहाँ पर आपको फाइंड आउट करना है, F जिसे x मानना है, ठीक है। और विस्थापन आपको 5 मीटर दे रखा है, कार्य होगा 600, तो आपका F हो जाएगा 600 बट्टा 5। ये क्या गलती की है, हाँ 500 है, 600 का है, कार्य आपका 500 है। 500 बट्टा 5 100 न्यूटन आपका फोर्स हो जाएगा, बल हो जाएगा। ऊर्जा रूपांतरण के दौरान किसी निकाय की कुल ऊर्जा हमेशा नियत रहेगी, चेंज नहीं होगी, अपरिवर्तित रहेगी, बार बार रिपीट हो रहा। 2 किलोग्राम द्रव्यमान का पिंड 3 मीटर पर सेकंड की चाल से गतिमान है, गतिज ऊर्जा होगी 1/2 गुणा 2 आपका m है, v स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल आउट, 9 जूल आपकी
गतिज ऊर्जा हो जाएगी। जब किसी पिंड का वेग बढ़कर अपने मूल मान से दुगुना हो जाता है तो उसकी गतिज ऊर्जा, देखिए काइनेटिक एनर्जी किसके समानुपाती है, वी स्क्वायर की, क्योंकि हाफ एम वी स्क्वायर होता है ना, ठीक है। वेग आपका दुगुना हो रहा है, वी स्क्वायर 2v स्क्वायर हो रहा है, तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 4v स्क्वायर हो जाएगा। तो काइनेटिक एनर्जी आपकी 4 गुना हो जाएगी। जितना वेग बढ़ता है उसका स्क्वायर कर दो, उतनी ही काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, हाफ एम वी स्क्वायर का मतलब यही हुआ। यदि 3 गुना होता तो ये 9 गुना हो जाती गतिज ऊर्जा। किसी वस्तु की स्थितिज ऊर्जा किस पर निर्भर करती है, उसकी स्थिति पर निर्भर करती है, विन्यास पर निर्भर करती है कि है मूल बिंदु से कहां पर उसकी स्थिति है, उसकी स्थिति या रचना पर। स्थितिज ऊर्जा वस्तु की स्थिति जैसे कि पृथ्वी तल से ऊंचाई, उसकी रचना, विन्यास जैसे कि दबे हुए स्प्रिंग पर निर्भर करती है, वेग पर गतिज ऊर्जा निर्भर करती है, न कि स्थितिज ऊर्जा। निम्नलिखित में से कौन सा किए गए कार्य का उदाहरण नहीं है। कार्य जैसे समतल पृष्ठ पर ट्रॉली खींचना, अब ट्रॉली खींचने के लिए आगे बल लगा रहे हो, ट्रॉली आगे बढ़ रही तो कार्य हो रहा है। फर्श पर सामान का सरपण, अब फर्श पर सामान आप लोड कर रहे हो ऐसे आगे, तो जिस डायरेक्शन पर उसी डायरेक्शन में जा रहा है तो कार्य। दीवार को धकेलना, दीवार को धक्का दे रहे हो, विस्थापन नहीं हो रहा तो कार्य वहां पर। देखिए दीवार ऐसे है, आप ऐसे सामने विस्थापित करो 90 डिग्री का एंगल से, आपका दीवार का विस्थापन हो ही नहीं रहा है तो कार्य आपका शून्य। फर्श से ईंट उठाना, ईंट उठ रही है तो कार्य होगा ना कहीं ना कहीं। तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण से कार्य तभी माना जाता है जब विस्थापन होता है। दीवार धकेलने पर विस्थापन 0, कार्य 0। नेक्स्ट है, एक बच्चा खिलौना कार को जमीन पर खींचता है, यदि बल और विस्थापन एक ही दिशा में तो किया गया कार्य आपका बल गुणा विस्थापन होगा, क्योंकि cos 0 डिग्री बराबर 1 हो जाएगा। तो बल और विस्थापन के गुणनफल के बराबर ही कार्य होगा। यदि किसी वस्तु की चाल दुगुनी कर दी जाए तो गतिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा आपकी होती है v स्क्वायर के समानुपाती। अब ये काइनेटिक एनर्जी है, चाल दुगुनी कर रहे हो तो मतलब 2 का स्क्वायर हो जाएगी, गतिज ऊर्जा 4, 4 गुनी हो जाएगी, बार बार आ रहा, 3 गुनी में 9 हो जाएगी, 4 गुनी में 16 हो जाएगी। जब किसी वस्तु की ऊंचाई दुगुनी कर दी जाए तो उसकी स्थितिज ऊर्जा, अब mgh ही उसकी पोटेंशियल एनर्जी होती है। कहने का मतलब पोटेंशियल एनर्जी है ना, वो ऊंचाई के समानुपाती होती है। ऊंचाई दोगुनी कर दी तो ये भी दोगुनी हो जाएगी, ऐसा स्क्वायर वगैरह कुछ नहीं, सीधी डायरेक्टली समानुपाती है, दोगुनी हो जाएगी। एक मशीन t सेकंड में w जूल कार्य करती है, मशीन की शक्ति p है, तो p बराबर होता है कार्य करने की दर, w/t हो जाएगा। बिल्कुल इजी सवाल। कोई कुल्ली 25 किलोग्राम द्रव्यमान के सामान को भूमि से 2 मीटर की ऊंचाई तक उठाता, अब सामान को भूमि से उठा रहा है हाइट पर, तो कार्य वहां पर किया जा रहा है, गुरुत्वाकर्षण बल के विरुद्ध कार्य हो रहा है, जो स्थितिज ऊर्जा के इक्वल होगा किया गया कार्य। क्योंकि ऊपर उठा रहे हो ना, तो स्थिति में परिवर्तन आ रहा है, आपने ऊपर उठा लिया तो वहां पर एक फिक्स स्थिति आ गई, एक हाइट पर आप लेके चले गए, तो किया गया कार्य स्थितिज ऊर्जा के इक्वल होगा। m यहाँ पर 25 है, g आप गुरुत्वीय बल के विरुद्ध उठा रहे हो तो 10 है, हाइट आप 2 मीटर ले रहे हो, सभी ऐसा यूनिट है, ध्यान देना, तो ये 500 जूल हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? शक्ति और कार्य एक दूसरे से स्वतंत्र है। कैसे स्वतंत्र है? P बराबर W/T नहीं है, शक्ति कार्य के समानुपाती नहीं है। कम समय में अधिक कार्य करने का अर्थ है कि शक्ति अधिक है। अब कम समय T जितना कम होगा, जैसे नीचे की वैल्यू आप भाग जिसका दे रहे वो कम होगा तो उत्तर तो ज्यादा ही आएगा ना, शक्ति ज्यादा ही आएगी, जी सही बात है। यानी कम समय में T कम हुआ, जैसे यहाँ पर W तो फिक्स आपने मान लिया 100 है, T एक बार 5 सेकंड हो गया, फिर T आपका हो गया 2 सेकंड, तो ज्यादा कौन सा, ये उत्तर होगा ना। तो जितना T कम होगा शक्ति उतनी ही ज्यादा, P उतना ही ज्यादा होगा। कार्य बढ़ने पर शक्ति घटती है, घटती कैसे? कार्य और शक्ति समानुपाती है, W ज्यादा हुआ तो P भी ज्यादा है, ऊपर की वैल्यू बढ़ेगी, नीचे की स्थिर है सेकंड समय, तो P ज्यादा हो गया ना। किया गया कार्य शक्ति को प्रभावित नहीं करता, क्यों नहीं करता भाई? W और P तो समानुपाती है। नेक्स्ट है, एक स्थिर बल द्वारा किया गया कार्य निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करता है? तो स्थिर बल द्वारा किया गया कार्य बल गुणा विस्थापन और उसके बीच के कोण पर, बल पर करेगा, विस्थापन करेगा और दोनों के बीच के एंगल पर करेगा। यदि किसी इंजन की शक्ति दोगुनी कर दी जाए और समय स्थिर रहे तो किया गया कार्य, देखिए शक्ति P बराबर W/T होता है। ये बोल रहा है कि समय स्थिर रहे, समय जैसे पहले 5 सेकंड था, अब भी 5 सेकंड ही रहेगा, लेकिन इंजन की शक्ति दोगुनी कर दी। ये P आपने पहले P था ना, ये 2P कर दिया, उस केस में W क्या होगा? T तो सेम रहेगा, तो W बराबर क्या होगा? तो W बराबर 2P गुणा T। पहले कितना था W? पहले था, यहां से आप देखेंगे W बराबर PT, अब 2PT हो गया, मतलब दोगुना हो गया ना W, क्योंकि P समानुपाती W यहां से देख रहा है, व्युत्क्रमानुपाती T देख रहा है, डायरेक्टली समानुपाती है। ठीक है, तो P W के समानुपाती है, इसका मतलब ये हुआ कि P बढ़ेगा तो W जिस हिसाब से W P बढ़ रहा है उसी हिसाब से W भी बढ़ेगा, दोगुना हो जाएगा।
नेक्स्ट है, जब किसी वस्तु के विस्थापन की दिशा में 90 डिग्री पर बल लगाया जाता है तो किया गया कार्य। 90 डिग्री का मतलब है cos 90 और cos 90 की वैल्यू होती है 0। तो एफ एस cos 90 ये W होगा, तो एफ एस 0 बराबर W बराबर 0 हो जाएगा, यानी शून्य कार्य होगा वहां पर। स्थितिज ऊर्जा के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? ये उसकी स्थिति, विन्यास, अवस्था के कारण संचित ऊर्जा होती है। ये वस्तु की गति पर निर्भर करती है, वो गतिज ऊर्जा। ये वस्तु की स्थिति, अवस्था के कारण संचित होती है। किसी वस्तु की उसकी विशिष्ट स्थिति, जैसे उसकी हाइट, उसका विन्यास खींचा हुआ है या नहीं है, उसमें ऊर्जा निहित होगी, वो स्थितिज ऊर्जा है। नेक्स्ट है, किसी पिंड पर कार्यरत नियत बल द्वारा किए गए कार्य के संबंध में कौन से स्टेटमेंट सत्य है? बल द्वारा किया गया कार्य कभी भी शून्य नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? जिस डायरेक्शन में बल है, विस्थापन उसके 90 डायरेक्शन में हो रहा है, 90 डिग्री का कोण, तो शून्य ही होगा कार्य। ये तो गलत बात है ना। यदि किसी पिंड पर बल और उसके विस्थापन की दिशा समान है तो किया गया कार्य धनात्मक। बिल्कुल, जिस डायरेक्शन में बल है उसी में विस्थापन हो रहा है, तो कार्य धनात्मक। करेक्ट स्टेटमेंट है। किए गए कार्य का ऐसा ही मात्रक जूल है। बिल्कुल करेक्ट है। 2 और 3 दोनों ही सत्य है। नेक्स्ट देखते हैं, एक वस्तु का द्रव्यमान 11 किलोग्राम है और उसे जमीन से ऊंचाई पर रखा गया है, तो इसकी स्थितिज ऊर्जा आपको 440 जूल है। जी दे रखा है, ऊंचाई कितनी है? स्थितिज ऊर्जा होती है 440 बराबर mgh। ठीक है, mgh। तो 440 बराबर m आपको दे रखा है, m द्रव्यमान है 11, जी आपको दे रखा है 10 और हाइट आपको दे रखी है, ज्ञात करना है। तो हाइट कितनी हो जाएगी? इधर से 440 बट्टा 11 गुणा 10 हो जाएगा। यहां से आपका 0 कैंसिल आउट, 4 हो जाएगा। 4 मीटर हाइट हो जाएगी। 20 मीटर की ऊंचाई पर रखे गए 30 किलोग्राम द्रव्यमान के ब्लॉक की स्थितिज ऊर्जा होती है mgh। m आपको 30 दे रखा, जी आपको 10 कंसिडर करना है और हाइट 20 दे रखी, तो डायरेक्टली इनका गुणा ही तो आपकी स्थितिज ऊर्जा आ जाएगी। यदि किसी पिंड का वेग दुगुना हो जाए तो गतिज ऊर्जा हो जाएगी। गतिज ऊर्जा वेग के वर्ग के समानुपाती होती है। काइनेटिक एनर्जी हाफ mv²। वेग दुगुना हो रहा है तो गतिज ऊर्जा 2v² होगा, मतलब 4v² हो जाएगा। 4v² पहले हाफ mv² आ जाएगा था, अब इसकी 4 हाफ mv² हो गई, मतलब 4 गुनी हो गई है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? किया गया कार्य बल की दिशा के आधार पर धनात्मक या ऋणात्मक हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है। किया गया कार्य केवल धनात्मक हो सकता है, गलत है। किया गया कार्य बल और विस्थापन पर निर्भर नहीं करता, दोनों पर निर्भर करता है, गलत है। किया गया कार्य केवल ऋणात्मक ही हो सकता है, धनात्मक हो सकता है ना, केवल एक ही सत्य है। ऊर्जा के कौन से 2 रूपों को सामूहिक रूप से यांत्रिक ऊर्जा के नाम से जाना जाता है? यांत्रिक ऊर्जा होती है स्थितिज ऊर्जा प्लस गतिज ऊर्जा को कहते हैं यांत्रिक ऊर्जा। और यांत्रिक ऊर्जा हमेशा नियत रहती है। आप ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरित करेंगे, स्थिति से गतिज, गतिज से स्थितिज, किसी भी पॉइंट पर दोनों का योग आप टोटल करेंगे ना, वो हमेशा एक फिक्स रहेगा। तो यांत्रिक ऊर्जा इज इक्वल टू आपकी काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। 500 ग्राम द्रव्यमान का एक पत्थर जमीन से 20 मीटर की ऊंचाई तक उठाया जाता है, इसकी स्थितिज ऊर्जा में वृद्धि क्या है? अब देखिएगा, जमीन से 20 मीटर की हाइट पर उठाया जाता है। अब पूरी की पूरी ऊर्जा है, जैसे ही आप 20 मीटर की हाइट में उठा देंगे ना, पहले ऊर्जा 0 थी, अब जितनी भी गति हुई है उसके कारण ऊपर ऊर्जा हुई है, गतिज ऊर्जा पूरी की पूरी स्थितिज में कन्वर्ट हो जाएगी। अब यहां पर mgh से आपको करना पड़ेगा। m आपको लेना है 500 ग्राम। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, किलोग्राम आपका ऐसा यूनिट है, ये ग्राम में दे दिया तो 0.5 किलोग्राम है, यानी आधा किलो है ये। ठीक है, अब जी आपको लेना 10 और हाइट आपको लेनी 20, इसका गुणा ही mgh होगा। तो यहां से ये हो जाएगा 200। 200 का आधा कर दो, 200 का आधा है 100 जूल आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, m केजी द्रव्यमान का एक पिंड पृथ्वी की सतह से h हाइट पर है तो स्थितिज ऊर्जा mgh हो जाएगी। यदि 10 न्यूटन का एक नियत बल किसी वस्तु को बल की दिशा में 5 मीटर गतिमान करता है तो किया गया कार्य ज्ञात कीजिए। कार्य बराबर बल गुणा विस्थापन, उसी दिशा में हो रहा था 10 गुणा 5 ही टोटल होगा 50 जूल। 12 केजी द्रव्यमान वाली एक वस्तु इस प्रकार स्थित है कि भूमि के सापेक्ष उसकी स्थितिज ऊर्जा आपको दे रखी है, जी दे रखा है, तो वस्तु की ऊंचाई कितनी होगी? अब ऊंचाई mgh आपको 480 दे रखा है, m आपको दे रखा 12, जी आपको 10 दे रखा है, h फाइंड आउट करना है। तो 480, h बराबर 480 बट्टा 12 गुणा 10। तो यहां से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 4 बार चला जाएगा 12 का 48 में, तो 4 मीटर आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट, एक व्यक्ति 22 केजी द्रव्यमान के एक पत्थर को 4 मीटर की हाइट तक उठाता है। ठीक है, उसके द्वारा किए गए कार्य की गणना कीजिए। अब वो पत्थर को ऊपर उठा रहा है तो जी के विरुद्ध कार्य होगा, वो स्थितिज ऊर्जा के इक्वल होगा। mgh आपको फाइंड आउट करना है। m आपको दे रखा 22, जी आपको दे रखा 10, h आपको दे रखा 4।
तो 22 गुणा 10 गुणा 4 आप करेंगे तो 880 जूल कार्य हो जाएगा। 3 किलोग्राम द्रव्यमान की एक गेंद को जमीन से 2 मीटर की ऊपर एक शेल्फ पर रखा गया। अब गेंद को हाइट पर रख दिया तो उसमें स्थितिज ऊर्जा, गुरुत्व स्थितिज ऊर्जा है। तो mgh, m आपका 3 है, g आपका 2 मीटर की हाइट पर है, h आपका 2 मीटर, सॉरी g 10 है, h 2 मीटर की हाइट पर है, g आपका 10 है, h 2 मीटर है, ये आपका 60 जूल हो जाएगा। बिल्कुल इजी सवाल रिपीट हो रहे हैं। स्थितिज ऊर्जा mgh पर डिपेंड करती है। कौन सा विकल्प यांत्रिक ऊर्जा का सर्वोत्तम वर्णन है? यांत्रिक ऊर्जा मतलब स्थितिज और गतिज ऊर्जा का योग यांत्रिक ऊर्जा होती है। 3 केजी द्रव्यमान के पिंड को 12 मीटर की ऊंचाई तक आप उठा रहे हो तो स्थितिज ऊर्जा का मान mgh आपको फाइंड आउट करना 3 गुणा 10 गुणा 12, बिल्कुल इजी। 3 केजी द्रव्यमान की एक गेंद को 6 मीटर की हाइट तक उठाया जाता है, स्थितिज ऊर्जा यहाँ पर भी mgh डायरेक्टली हो जाएगा। ये सभी सवाल आए हैं, बार बार एक जैसे रिपीट हुए हैं। 10 न्यूटन आपको बल ले रखा है, गति आपको विस्थापन 5 दे रखा है, किया गया कार्य बल गुणा विस्थापन 50 जूल हो जाएगा। 7 न्यूटन का बल कार्यरत है, दिशा में विस्थापन आपको दे रखा, कार्य बल गुणा विस्थापन 8 गुणा 7 हो जाएगा। किसी पिंड की स्थितिज ऊर्जा निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करती है? स्थितिज ऊर्जा आपकी m पर डिपेंड करती है और h पर डिपेंड करती है। g तो फिक्स है ना 9.8, स्थितिज ऊर्जा चेंज होगी m के कारण और h के कारण होगी। m g तो आपका फिक्स है, तो m और h दोनों पर डिपेंड करती है। एक पिंड पर 5 न्यूटन का नियत बल लगाने पर उसकी बल की दिशा में विस्थापन आपका हो रहा, किया गया कार्य बल गुणा विस्थापन 5 और 5 25 है। कार्य को धनात्मक तब कहा जाता है जिस डायरेक्शन में बल है, यानी एक अवयव है, बल और विस्थापन एक ही दिशा में होने चाहिए, कहने का मतलब 0 और 90 डिग्री के बीच का उसका कोण रहना चाहिए, तभी धनात्मक होगा, एक ही डायरेक्शन होगी। तो ऊर्जा रूपों का कौन सा युग्म किसी वस्तु की कुल यांत्रिक ऊर्जा का गठन करता है? भाई कुल यांत्रिक ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा का योग होती है। एक समान वेग v से गतिमान द्रव्यमान m वाले पिंड की ऊर्जा में कौन सा रूप होगा? भाई वेग है तो गतिज ऊर्जा है, वेग नहीं है स्थिति के कारण तो स्थितिज ऊर्जा होगी, वेग है तो हाफ mv² गतिज ऊर्जा है। किसी बल द्वारा किया गया कार्य कब ऋणात्मक होगा? जब आपका विस्थापन बल की विपरीत दिशा में हो, 180 डिग्री का एंगल बने दोनों के बीच में, बल और विस्थापन की दिशा विपरीत हो, 180 डिग्री का एंगल हो, तब नेगेटिव होगा, क्योंकि कॉस वहां पर थीटा 180 डिग्री हमेशा -1 होता है। किसी पिंड की यांत्रिक ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा प्लस गतिज ऊर्जा का योग करेंगे तो यांत्रिक ऊर्जा आ जाएगी। यदि है तो किसी स्थिर बल द्वारा किया गया कार्य शून्य होगा। विस्थापन शून्य है या फिर बल के लंबवत है तो कार्य शून्य होगा। दो कंडीशन में कार्य शून्य होगा, बल लगा रहे हो तब भी कार्य शून्य होगा। कैसी कंडीशन है? बल लगा रहे हो, विस्थापन नहीं हो रहा है, कार्य शून्य होगा। बल लगा रहे हो आप, फोर्स जैसे 10 न्यूटन का आपने बल लगाया, लेकिन विस्थापन आपका S0 है, तो कार्य कैसे होगा? FS0 हो गया। या फिर फोर्स लगा रहे हो, विस्थापन के 90 डिग्री के एंगल पर फोर्स है, तो FS cos थीटा, cos 90 0, तो कार्य 0। तो विस्थापन शून्य या बल के लंबवत है तब कार्य शून्य होगा। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प पिंड पर कार्यरत बल F के संदर्भ में कार्य ये FS cos थीटा होगा? ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा स्थितिज ऊर्जा का उदाहरण है? अब स्थिति के कारण एक स्थिर है, जैसे लुढ़कती गेंद स्थिर नहीं है। एक मेज पर रखी किताब, अब किताब आपने रख दी तो उसकी स्थिति के कारण उसमें ऊर्जा है स्थितिज ऊर्जा। बहती नदी, चलती ट्रेन, ये सभी वेग से गतिमान है तो उसमें गतिज ऊर्जा रहेगी। स्थितिज ऊर्जा उसकी स्थिति के कारण होती है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गतिज ऊर्जा का सर्वोत्तम रूप से वर्णन करता है? ये वह ऊर्जा जो किसी पिंड की विराम अवस्था में होने के, विराम अवस्था में होता तो उसमें स्थितिज ऊर्जा होती क्योंकि वो स्थिर अवस्था में है। ये वह ऊर्जा जो पिंड की चाल बढ़ने पर घटती है। भाई v² है, यानी काइनेटिक एनर्जी है ना, जो काइनेटिक एनर्जी वो वेग के समानुपाती, इवन स्क्वायर के समानुपाती, तो और भी ज्यादा वेग बढ़ेगा तो बढ़ेगी, घटेगी थोड़ी। वह ऊर्जा जो किसी पिंड में उसके आकार के कारण होती है वो स्थितिज ऊर्जा होती है। तो वह ऊर्जा गतिज ऊर्जा है जो किसी पिंड में उसकी गति के कारण होती है, ये पिंड की चाल बढ़ने पर बढ़ती है। नेक्स्ट है, विज्ञान के अनुसार कार्य होने के लिए कौन सी शर्त पूरी की जानी चाहिए? केवल बल आरोपित किया जाना चाहिए भले ही वस्तु गतिमान न हो। भाई गतिमान नहीं होगा, बल लगा रहे हो, कार्य शून्य, क्योंकि स्थिति में परिवर्तन ही नहीं हो रहा, वहां पर किया गया कार्य शून्य होगा, विस्थापन शून्य हो रहा वहां पर। केवल वस्तु गतिमान होनी चाहिए भले ही कोई बल आरोपित न हो। बल गुणा विस्थापन, बल 0 है तो कार्य कैसे होगा? बल किसी वस्तु पर कार्यरत होना चाहिए और वस्तु का विस्थापन, बिल्कुल दोनों ही होने चाहिए। विस्थापन बल की दिशा में हो, 0 और 90 डिग्री का एंगल बने उनके बीच में, तब वहां पर कार्य होगा। ठीक है, दोनों कंडीशन। किसी वस्तु में उसकी स्थिति या विन्यास के कारण ऊर्जा है स्थितिज ऊर्जा है। ठीक है, स्थिति ऊंचाई v मीटर पर सेकंड की एक समान चाल से गतिमान m किलोग्राम द्रव्यमान वाले पिंड की गतिज ऊर्जा के लिए सही सूत्र निम्नलिखित में से कौन सा है? हाफ mv² हो जाएगा। 20 न्यूटन का एक बल किसी पिंड में
समान दिशा में 5 मीटर का विस्थापन करता है तो किया गया कार्य बल गुणा विस्थापन होगा। बल 20 न्यूटन है, विस्थापन 5 मीटर है, तो बल गुणा विस्थापन आपका 20 × 5 100 जूल। बल गुणा विस्थापन ही कार्य है, बार बार रिपीट हो रहा है। कथनों में से सही है कार्य बल के बिना किया जा सकता नहीं है, बल जरूरी है। कार्य विस्थापन से स्वतंत्र होता नहीं, विस्थापन भी जरूरी, दोनों गलत है। कार्य विस्थापन के बिना कैसे कर सकते हो? कार्य के लिए बल और विस्थापन दोनों ही आवश्यक है, तो डी करेक्ट हो जाएगा। यदि कोई पिंड किसी ऊंचाई से स्वतंत्र रूप से गिरता है तो उसकी स्थितिज ऊर्जा, तो गिर रहा है ना, तो उसकी स्थितिज ऊर्जा कम होगी और गतिज ऊर्जा बढ़ेगी, क्योंकि गिरने पर हाइट कम होगी तो mgh कम होगा तो स्थितिज ऊर्जा कम होगी, और गतिज ऊर्जा हाफ mv² है, v बढ़ेगा तो गतिज ऊर्जा बढ़ेगी। ठीक है। पवन चक्की के ब्लेड निम्नलिखित में से किसके कारण घूर्णन करते हैं? भाई पवन चक्की हवा से गतिज ऊर्जा होती है, उसके कारण वो घूर्णन करते हैं, तो पवन की गतिज ऊर्जा होती है। एक बक्से को 25 न्यूटन बल की दिशा में आप विस्थापन कर रहे हैं तो 25 × 3 बल गुणा विस्थापन ही आपका कार्य होगा। किसी गतिमान पिंड द्वारा अपनी गति के कारण प्राप्त की गई ऊर्जा गतिज ऊर्जा, गति के कारण गतिज ऊर्जा। किसी निकाय की गुरुत्व स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा किए गए कार्य से किस प्रकार संबंधित है? भाई गुरुत्व स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन है गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा किए गए कार्य के इक्वल होता है, नेगेटिवली। ठीक है, क्योंकि विपरीत दिशा में होता है। गुरुत्वाकर्षण बल एक संरक्षी बल है, यानी यहां पर किसी कोई नुकसान नहीं हो रहा है। किसी संरक्षी बल द्वारा किया गया कार्य उस निकाय की स्थितिज ऊर्जा में होने वाले परिवर्तन के ऋणात्मक मान के बराबर होता है। यदि हम वस्तु को ऊपर उठाते तो गुरुत्वाकर्षण बल नीचे कार्य करता है ना, इसलिए वहां पर नेगेटिव आएगा कार्य। लेकिन स्थितिज ऊर्जा बढ़ती है, ऊपर उठा रहे तो हाइट बढ़ रही है, परिवर्तन धनात्मक होगा, तो स्थितिज ऊर्जा पॉजिटिव, लेकिन टोटल जो कार्य होगा वो नेगेटिव में होगा, क्योंकि विपरीत गुरुत्वाकर्षण बल है वो विपरीत दिशा में है। तो स्थितिज ऊर्जा में वृद्धि का अर्थ है कि बाह्य कारक ने गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध धनात्मक कार्य किया है, जबकि स्वयं गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा किया गया कार्य ऋणात्मक है। तो आपको पूछा है कि गुरुत्व स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा किया गया कार्य। अब गुरुत्वाकर्षण बल खुद कार्य कर रहा है, तो गुरुत्वाकर्षण बल तो जिस डायरेक्शन में वस्तु ऊपर जा रही है, तो गुरुत्वाकर्षण बल नीचे की डायरेक्शन में लग रहा है, तो गुरुत्वाकर्षण बल स्वयं के द्वारा किया गया कार्य ऋणात्मक है। अब स्थितिज ऊर्जा जैसे ऊपर जा रही है तो बढ़ रही है, तो बाह्य कारक ने गुरुत्वाकर्षण विरुद्ध धनात्मक कार्य किया है। ठीक है, तो यहां पर आपको लेना है कि स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन डेल्टा पोटेंशियल एनर्जी जी, ये WG के इक्वल होगा। तो इस प्रकार आपने देखे टोटल 199 क्वेश्चंस जो कार्य और ऊर्जा के बिल्कुल इजी और बार बार रिपीट होने वाले सारे सवाल थे। बाकी ये पूरी ई बुक आप हमारी वेबसाइट से ले सकते हो, जिसमें NCERT के टोटल 27 चैप्टर वाइज सवाल पूछे गए 2525, इनको वर्गीकृत करके एक्स्ट्रा फैक्ट ऐड किए और आपके समक्ष ये बुक हमारी वेबसाइट toptrainingGK.in या फिर टॉप ट्रेनिंग जीके ऐप पर मिल जाएगी। कूपन कोड TGRAM25 यूज करना, मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। इसी टाइप से और भी ई बुक अवेलेबल है जो लेटेस्ट 2025-26 में रेलवे के एग्जाम्स हुए। मिलते हैं नई वीडियो में, धन्यवाद, बाय बाय।